बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़े के रोल इन पर। आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल के आज हम यूनिट 4 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। यूनिट आपका 4 में जितने भी आपके क्वेश्चन मैं आपको कराए दे रहा हूं, शेष आपके जितने भी चैप्टर आपके बच रहे हैं, जितनी भी आपकी यूनिट आपकी बच रही हैं, बहुत ही शीघ्र हम इसी माह में पूरा का पूरा हम जियोग्राफी का भी सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। हमारे बहुत सारे सिलेबस जो कि सब्जेक्ट के कंप्लीट भी हो चुके हैं। आप जाकर प्ले लिस्ट में अपने जो भी सब्जेक्ट ले रखे हों, मैं इस चैनल पर बीए की आल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूं और आल सब्जेक्ट की कराता हूं। आप जाकर प्ले लिस्ट में अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम की तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा। हम सारे के सारे जो चैप्टर्स क्लासें कराएंगे, मॉडल पेपर को भी सोल्व करवाएंगे पिछले साल के। और एग्जाम से पहले पहले हमारा जो है एक महासंग्राम का वीडियो आएगा संपूर्ण पाठ्यक्रम से, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का रहेगा। यदि आप कोई भी बुक नहीं खरीदते, कोई भी सीरीज नहीं खरीदते, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से आप एकदम फ्री में जो है सारी की सारी वीए की तैयारी कर सकते हैं और अच्छे जो है नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिएगा, आज की क्लास के माध्यम से हम जियोग्राफी के जो है यूनिट 4 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। पेपर के यहाँ से आपको नेम मिला लेना है फिजिकल जियोग्राफी, जो कि पढ़ना आपको बीए प्रथम सेमेस्टर में। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। चलेगा, पेपर आपका जो है 75 नंबर का आएगा और 25 नंबर आपको जो है प्रैक्टिकल के आपके जो है मिलेंगे। तो इसका फर्स्ट चैप्टर आपका जो है सेकेंड थर्ड भी हो चुका था। आज की क्लास में इसका फोर्थ चैप्टर हम कंप्लीट कराएंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि नदीय, क्रस्ट, वायवीय और हिम जो है हिम नदीय और तटीय भू आकृतियाँ। मतलब जो है जैसे कि नदी के द्वारा, जो कि नदी जब विकसित हुई, नदी जब पहाड़ों से नीचे आई, तो देखा होगा आपने, तो नदी कई सारी उसमें जो है स्थल आकृतियाँ बन जाती हैं। ठीक है, तो वायु के द्वारा, जैसे कि वायु के द्वारा आपने देखा होगा, जब काफ़ी जो है तेज हवाएं चलती हैं तो कहीं कहीं देखा जाए कुछ चीज़ें जो है टूट जाती हैं। फिर जो है जैसे कि मिट्टी के, जैसे आप रेगिस्तान में देखा होगा आपने, तो मिट्टी बहुत तेज़ी से जो है कह सकते हो उड़ने लगती है, रेत जो होती है, तो एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर जाने लगती है। तो इस तरह से जो है इनके माध्यम से कुछ आकृतियाँ बनती हैं, कुछ शेप बन जाते हैं। तो इसी को आज हम इनकी आकृतियों के बारे में आज की क्लास के माध्यम से हम समझेंगे। इसमें जो है तटीय भू आकृतियाँ, नदी, क्रस्ट, वायवीय यानी वायु के द्वारा जो बनती हैं, हिम नदी मतलब जो है नदी के द्वारा जो बनती हैं, इन सभी के बारे में आज हम जो है अध्ययन करेंगे। तो यूनिट 4 आपका यही रहेगा। तो इसमें सबसे पहले भू आकृतियाँ होती क्या है, इसके बारे में सबसे पहले समझ लो। भू आकृतियाँ, भू का मतलब होता है जो है भूमि, मतलब जो है जो पृथ्वी भूमि है, इसी पर जो आकृतियाँ हैं इसी को हम भूम आकृतियाँ कहते हैं। ये आकृतियाँ कैसे बनती हैं? कुछ जो है नदियों के द्वारा आकृतियाँ बनती हैं, कुछ वायु के द्वारा आकृतियाँ बनती हैं, कुछ जो है कह सकते हो जो है तट के द्वारा आकृतियाँ बनती है, तो इसी को हम भू आकृतियाँ कहते हैं। धरातल पर विद्यमान, विद्यमान का मतलब होता है उपस्थित। विभिन्न जो है भू आकृतियाँ पृथ्वी की प्राकृतिक भौतिक विशेषता है। एक भू आकृति स्थल आकृति का एक जो है तत्व है तथा इसकी जो है आकृति स्थान और इसके जो है निर्माण की प्रक्रिया को इसे जो है पहचाना जाता है। और प्रकार जो है इसके प्रमुख भू आकृतियाँ जैसे कि पहाड़, पहाड़िया, पठार, मैदान, ये जो है स्थल आकृति न जो है केवल शुष्क भूमि पर पाए जाते हैं बल्कि समुद्र तट पर भी जो है पाए जाते हैं। ये स्थल पर तो पाई जाती हैं आकृतियाँ ये, और हमारे समुद्र तट पर भी जो है आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। और इन प्रमुख आकृतियों के अतिरिक्त जो है सैकड़ों या जो है अधिक लघु भू आकृतियाँ पृथ्वी पर विद्यमान हैं। ये जो है लघु भू आकृतियाँ कई वायुओं में उपस्थित होती हैं तथा जो है वायु द्वारा, अपर्दन के द्वारा, जल अपर्दन के द्वारा, विवर्तनिकी गतिविधि, अपक्षय, महासागरीय धाराएं और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी जो प्रक्रियाओं से जो है बनती हैं। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से भू आकृतियों को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। सभी भू आकृतियाँ निष्क्रिय दिखाई देती हैं, परंतु यह सत्य नहीं है कि वे सदैव जो है परिवर्तित होती रहती हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करें। तो सभी भू आकृतियों को जो है वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले नदी की भू आकृतियाँ, नदी के द्वारा जो भू आकृतियाँ बनती हैं उसको हम नदीय भू आकृतियाँ कहते हैं। जैसे कि ये भू आकृतियाँ प्रवाहित जल अपर्दन, मतलब जो है जब जल नदी का आपने देखा होगा जब प्रवाहित होता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत सारी आकृतियों का निर्माण कर देते हैं। जब जल का बहाव काफ़ी तेज होता है तो काफ़ी आकृतियाँ बनाती हैं, तो इसी को हम जल जो है नदीय भू आकृतियाँ कहते हैं। ऐसे लिखा भी हुआ है कि ये जो है भू आकृतियाँ प्रवाहित जल अपर्दन। अपर्दन क्या होता है? जल अपर्दन मतलब जल एक स्थान से दूसरे स्थान जब अपर्दन होता है, जब जाता है, ठीक है, इस क्रिया के द्वारा भू आकृतियाँ बनती हैं। ये कारण जब जल एक जो है समुद्र स्रोत के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रवाहित होता है, जैसे सतह का प्रवाह या जो है अप्रवाह या धारा प्रवाह की क्रिया के कारण जो है ये होता है। फिर है करष्ट भू आकृतियाँ। करष्ट भू आकृतियाँ को हम कहते हैं भूजल के कार्य द्वारा, जैसे कि विलयन, निक्षेपण की प्रक्रिया से निर्मित होती हैं। कुछ जो है समान करष्ट भू आकृतियों में चूना पत्थर
डोलोमाइट और जो है जिप्सम क्षेत्र इसमें जो है शामिल है। फिर इसमें शुष्क भू आकृतियाँ, शुष्क इसको हम जो है वायवीय जो है भू आकृतियाँ भी कहते हैं, वायु के द्वारा जो होती हैं। तो ये भू आकृतियाँ वायवीय क्रियाओं से बनती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में वायु के कारण अनेक जो है पर्दन या निक्षेपण लवण जो है उत्पन्न होते हैं, जैसे कि बालका स्तूप जो कि होता है जो, ठीक है। इससे क्या होता है, बालका स्तूप, इससे जो रेगिस्तान में अधिकतर देखने को मिलता है, तो वहाँ पर जो रेत होती है, जो बालू होती है, जब हवा तेज चलती है तो एक इस दफा जो रेत होता है थोड़ा सा खिसका कर एक इस तरह का एक जो है ढेर बना देता है, तो इसी को हम बालका स्तूप कहते हैं। तो इस तरह से इसके बारे में भी हम समझेंगे, इसकी कौन कौन सी आकृतियाँ हैं। कुछ महत्वपूर्ण हम आकृतियों के बारे में केवल चर्चा करेंगे, सभी आकृतियों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, तो क्लास काफ़ी लंबी चली जाएगी। फिर है हिमानीकृत भू आकृतियाँ। हिम मतलब होता है बर्फ, तो ये भू आकृतियाँ बर्फ की क्रिया से जो है बनती है। जब पहाड़ों की तलहटी में मैदान क्षेत्र में एक विशाल बर्फ की परत जो है फैल जाती है, या जो है जब बर्फ एक रैखिक प्रवाह पहाड़ की ढलानों में एक विस्तृत गर्त जैसी घाटी में ढक लेता है, तो महाद्वीपीय हिमनद या पीडमोड हिमनद, पर्वतीय हिमनद या घाटी जो है हिमनद जैसी भू आकृतियाँ जो है इसके उदाहरण है नहीं बनती हैं। फिर है तटीय जो है भू आकृतियाँ, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि भू आकृतियाँ समुद्र तट के किनारे विद्यमान भू आकृतियाँ हैं। मतलब जो तटीय जो भू आकृतियाँ है, ये समुद्र के किनारे जो आकृतियाँ बनती हैं, इसी को हम तटीय भू आकृतियाँ कहते हैं। मूल रूप से जो है लहरें लंबी तट धाराओं, चीर धाराओं, ज्वार से अवसाद के क्षरण और संचय के कारण ये बनती हैं। ये जो है जलवायु कारण, जैसे कि वायु, वर्षा एवं जो है तापमान के कारण भी जो है निर्मित होती हैं। कुछ भू आकृतियाँ जैसे कि शीर्ष भूमि, मृग, खाड़िया, स्पीड, लवण आदि जो है ये समुद्र तट पर जो है शामिल होती हैं। तो इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले नदी के द्वारा जो निर्मित जो भू आकृतियाँ है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें से बहुत सारी आकृतियाँ बनती है, जैसे कि वी आकार की घाटी। तो नदी के द्वारा जब निर्मित जो भू आकृतियाँ बनती है, तो नदी हमने देखा होगा, यह नदी घाटी के सार्वभौमिक आकृति है। इस क्रिया के द्वारा घाटी के पास तीव्र ढाल वाले उत्तल होते हैं। नदी जो है पार्श्व अपर्दन से घाटी को जो है चौड़ा करने लगती है, जिससे उसका आकार जो है अंग्रेजी के वी अक्षर जैसा हो जाता है। इसी को हम वी आकार की घाटी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है, या जो है नदी घाटी की सार्वभौमिक जो है आकृति, इस क्रिया में घाटी के पास तीव्र जो है ढाल, मतलब जो है जो आपने देखा होगा घाटी से जब पानी जो नीचे जब गिरता है, ठीक है, और जो है नदी पार्श्व अपर्दन से जो है घाटी को जो है चौड़ा करने लगती है। मतलब जो है जो नदी है ये अपर्दन के कारण, अपर्दन क्या होता है, यानी अपर्दन होता है पानी के बहाव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो ये जो नदी होती है पार्श्विक अपर्दन के कारण जब घाटी को चौड़ा करने लगता है, जब ये घाटी को चौड़ा करने लगती है तो कुछ इस तरह से एक शेप बनने लगता है। ये कोई मान लो एक घाटी है, ठीक है, ये घाटी है, तो इस तरह से यहाँ से पानी गिर रहा है, इस तरह से यहाँ पानी गिर रहा है। तो ये जब घाटी जो है थोड़ा सा इसको जो है, ये जो घाटियाँ हैं दोनों, तो इसको इस तरह से थोड़ा सा और जब चौड़ा करने लगती है इस तरह से, तो इस तरह से जब इसको चौड़ा करने लगती हैं तो एक वी शेप अक्षर का जो है आकृति बन जाती है। इसी को हम वी आकार की घाटी कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा। फिर इसमें है जल जो है गर्तिका, ठीक है। तो बहते हुए जल के साथ कंकड़, पत्थर आदि जो है कठोर जो चट्टान है ये गड्ढों में भर जाते हैं। अवसाद के लगातार घूमने के कारण गड्ढे जो है गोलाकार गहरे हो जाते हैं। इसी को हम जल जो है गर्तिका कहते हैं। हमने देखा होगा पानी के बहाव से बहुत सारे कंकड़, पत्थर आदि जो है जो कठोर चट्टाने हैं, ये जो गड्ढे होते हैं उस, ठीक है, वो गड्ढे बना देते हैं। देखा होगा जब पानी का बहाव होता है ऊपर जो पत्थर गिरता है तो वहाँ से गड्ढा बन जाता है, और अवसाद में जो है लगातार ये जो है घूमने के कारण ये जो गड्ढा बनता है उसमें जो कंकड़ पत्थर आते हैं, तो उसमें घूमने का जो कि पानी बराबर जा रहा है तो उसमें जो है मूवमेंट कर रहे हैं, हमेशा घूम रहे हैं, जिसके कारण जो है वहाँ की मिट्टी को वे हटाने लगते हैं, जिससे वहाँ पर जो है एक गोलाकार गड्ढा बन जाता है गहरा सा। इसी को हम जल गर्तिकी कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा गर्तिका कहते हैं। फिर इसमें है गार्ज एवं जो है केसियन। ये जो है समानता नदी की गहरी एवं जो है सकरी घाटियों को जो है गार्ज कहा जाता है। नदी की जो गहरी और जो सकरी जो घाटियाँ होती है, ठीक है, इसी को हम गार्ज कहते हैं। अधिक ऊंचे पहाड़ी भागों में एक विशेष दशा में कमजोर चट्टान वाले ऊंचे पहाड़ी भागों में नदी अपनी घाटी को तेज से जो है गहरा करती है, इसी को हम गार्ज कहते हैं। फिर इसकी अगली जो आकृति है नदी वेदिकाएं। ये नदी जो है घाटी में विकसित जो है पर्दन का विशेष आकृतियां हैं। जब नदी जो है प्रौढ़ावस्था प्राप्त कर लेती है अथवा जो है मैदानी भागों में जो है बढ़ती है
तो ऐसे समय में यदि जो है नदी घाटी पुनर् नवीकरण की दशा जो है प्राप्त कर ले तो सारा भाग जो है ऊपर उठ जाता है। ऐसी दशा में नदी अपने जो है बाढ़ निर्मित मैदान अथवा जो है समतल भाग को तेजी से पुनः जो है गहरा करने लगती है। इससे मैदान में सीढ़ी नुमा जो है कटाव हो जाता है। इसे ही हम नदी जो है वेदिका या जो है कछारी सीढ़ियाँ जो है कहते हैं। इतना आपको लिखना है। इसके बहुत सारी आकृतियाँ, इन सभी की आकृतियों को आपको नाम आपको नोट कर लेना, उसके अंतर्गत आपको बना के लिख देना है, ठीक है। फिर इसमें है कि सब पराय मैदान, जब नदी जो है क्षैतिज अपरदन द्वारा धरातलीय जो है असमानताओं को दूर कर समतल मैदानों का निर्माण करती है तो ऊंचे उठे हुए भाग अपरदन द्वारा जो है कट छड़ कर समतल मैदान में बदल जाते हैं, जिन्हें जो है हम संप्रदाय मैदान जो है कहते हैं। मतलब जो है जब पानी का अपरदन होता है तो पानी के अपरदन के दौरान आपने देखा होगा कहीं कहीं पर जो है गड्ढा होता है, कहीं कहीं पर जो थोड़ा सा ऊंची मिट्टी होती है। तो आपने देखा होगा जो ऊंची जो मिट्टी होती है जब पानी बरसता है या फिर मिट्टी जो पानी के बहाव से तो जो है ऊंची मिट्टी धीरे धीरे जाकर जो है इस गड्ढे वाले में जो जमने लगती है, जो कि भी उसको समतल करने लगती है। इसी को हम संपराय मैदान कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा। फिर है जलोढ़ जो है पंख या जो है शंकु, ये क्वेश्चन एग्जाम में पिछले साल आया था। तो जब पहाड़ी भागों में उतरते ही यानी जो है पहाड़ी भागों में उतरते ही पर्वत पदीय क्षेत्र में नदी घाटी के ढाल में एकदम कमी आने लगती है। मतलब जब पहाड़ी क्षेत्र से जब आप उतरने लगते हैं तो नदी घाटी के ढाल में एकदम से कमी आने लगती है। तो इसके साथ ही नदी के कटाव एवं बहाव की क्षमता में भी जो है तेजी से कमी आती है, ठीक है। क्योंकि नदी के जब आपने देखा होगा जब पहाड़ों से जब पानी आता है तो वहाँ से जब दूर से जब आता है तो उसका जो है वेग ज़्यादा होता है, वहाँ से आता है तो उसका प्रेशर ज़्यादा रहता है। जब आप धीरे धीरे आओगे तो नीचे इसका जो प्रेशर यहाँ से जो है धीमा होता जाता है, ठीक है। तो इसमें कमी आने लगती है। तो इस प्रकार जो है पर्वत जो है पादीय भाग में नदी जो है जलोढ़ों का जो है निपेक्षण त्रिकोणाकार पंखाकार रूप में जो है करती है। और छोटी जो है सरिताएं, मतलब सरिता मतलब होता है नदी, छोटी नदी एवं जो है नाले संघ की आकृति की तेज ढाल वाले त्रिकोणाकार जमाव करते हैं। इन्हें ही जो है हम जलोढ़ शंकु कहते हैं। अरावली विंध्याचल एवं जो है मध्य भारत की पहाड़ियों की तलहटी में निचले भाग में ऐसे जलोढ़ शंकु देखे जो है जा सकते हैं। ये सरिता प्रायः जो है अनित्यवाही होती है। इस तरह से आपको जो है लिखना है। फिर है नदी में जो है मोड़ या जो है विसर्प। विसर्प आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो जब मैदानी भागों में नदी का जो ढाल है धीमा रहता है, ठीक है, क्योंकि नदी का जो ढाल रहता है मैदानी भागों में वो जो है धीमा रहता है, ठीक है। पहाड़ी भागों में उसका वेग ज़्यादा रहता है। तो मैदानी भागों में नदी का जो ढाल है वो धीमा रहता है, अतः जो है नदी टेढ़े मेढ़े जो है मार्ग में बहने लगती है। ऐसा मार्ग जो है धीरे धीरे सर्पाकार लगने लगता है। इसीलिए मैदानी भागों में ऐसे मोड़ों को गोलाकार या घुमावकार या विसर्प कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो समतल जहाँ पर भूमि रहती है तो वहाँ से जब नदी गुजरती है तो काफ़ी उसका कह सकते हो टेढ़ी मेढ़े होकर भाग जो है जाती है। तो ये जो मोड़ होता है, जो घुमाव होता है, इसी को हम विसर्प या फिर जो है घुमावकार जो है मोड़ कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा। फिर है गोखुराकार झील या फिर जो है गोखुर झील, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो जब विसर्प का मोड़ निरंतर बढ़ता जाता है, यानी जो विसर्प है, जब ये जो मोड़ है, जब मैदानी क्षेत्र में जब नदी आती है तो जो कि टेढ़ी मेढ़ी रास्ता से इस तरह से जो है जाने लगती है। तो ये जो नदी है, ठीक है, ये जो मोड़ है, जब ये मोड़ चौड़ा होने लगता है, ये जो बढ़ने लगता है, इसकी जो व्यास है बढ़ने लगता है, तो ऐसे विसर्प के आमने सामने के भागों में जो है कटाव होता है। तो इसके आमने सामने जो भाग है उसमें कटाव होता है। इससे ही कुछ जो है समय पश्चात विसर्प के कोने वाले किनारे आपस में मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो मोड़ है धीरे धीरे इस तरह से एक रूप ले लेते हैं, बराबर का एक रूप ले लेते हैं, मिल जाते हैं। और यहाँ अब जो है नदी विसर्पाकार मार्ग से नहीं बल्कि बहाकर सीधी बहने लगती है, ठीक है, सीधे बहने लगती है। विसर्प या विशाल मोड़ वाला भाग गोखुर या धनुष की भांति गोलाई लिए जो है झील जैसा हिस्सा जो है बचा रहता है, फिर जो है बच जाता है। इसी को हम गोखुर जी जो है झील कहते हैं। फिर इसमें है डेल्टा। तो नदी अपने जो है अंतिम अवस्था में समुद्र से जो है मिलने पूर्व अपने साथ लाए अवसाद वहाँ जमा करती है। इससे जो है समुद्र तट के निकट का जो है जो ऊबड़ खाबड़ जो भाग है समतल, ठीक है, ये होता है। और ऐसे भाग में यदि जो है नदी के अवसाद अधिक होता है तो मुख्य नदी कई धाराओं में जो है बटकर जो है प्रायः त्रिकोणाकार जो है डेल्टा का निर्माण कर देती है। स्वयं जो है यूनानी भाषा का डेल्टा शब्द का आकार ऐसा है कि डेल्टा की आकृति जो है मोटे तौर पर त्रिकोण होती है।
सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे विशाल डेल्टा है, वही पूर्वी तट पर छोटे डेल्टा भी जो है पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। वी आकार की घाटी, ये सभी मैंने क्वेश्चन आपको कराया, लेकिन फिर यहाँ से देख लीजिए। नदी घाटी का आकार अंग्रेजी के वी अक्षर जैसा होता, ऐसी जो आकृति है पहाड़ी भागों में अधिक जो है विकसित होती है। ऐसी घाटी के किनारे जो है ऊंच व जो है खड़े ढाल वाले होते हैं, या लंबवत जो है पर्दन ही नदी का जो है मुख्य कार्य होता है। गार्ज या कैसियन इसी से विकसित जो है रूप है। फिर है गोखुर झील। गोखुर जो झील होती है, जब नदी जो है पहाड़ों से जब समतल भूमि पर आती है तो नदी में जो है इस तरह से मुड़ने लगती है, नदी का जो है कह सकते हो मोड़ हो जाते हैं। तो विसर्प क्या है, इसी को हम विसर्प कहते हैं। जब विसर्प का मोड़ जो है निरंतर बढ़ता जाता है, ये जो विसर्प जो मोड़ है बढ़ता जाता है, इसमें व्यास में जब वृद्धि होने लगती है तो आमने सामने के जो भाग हैं, जो तिरछे भाग है, इसमें कटाव होता रहता है। कुछ समय पश्चात ये जो कोने हैं आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। यह नदी जो है अब सीधे बहने लगती है। अब विसर्प का विशाल मोड़ वाला भाग गोखुर या धनुष की भांति झील के रूप में शेष रहता है, और मुख्य नदी में अलग हुआ भाग ऐसे विशाल सर्प या गोखुराखोल झील की आदर्श दशाएं नदी के जो है निचली घाटी में पाई जाती हैं। फिर है इसमें टर्न झील। तो सर्ग का नीचे का भाग फिसलते बर्फ के प्रभाव से जो है गड्ढे बन जाते हैं, और इसी बात हिमानी के जो है पेंदे में जब बर्फ के जो है साथ मोरन जकड़े रहते हैं, तब वह जो है पेंदे में मुलायम चट्टान को जो है काट छाट कर वह बड़े गड्ढे जो है बना देते हैं। ऐसे गड्ढों में बर्फ के हट जाने के बाद पानी भर जाता है, इसी को हम टर्न झील कहते हैं। टर्न झील किसे कहते हैं, टर्न झील की हम बात करें, जब सर्क का नीचे का भाग फिसलते बर्फ के प्रभाव से गड्ढा बन जाता है। मान लो जो है कोई बर्फ का कोई टुकड़ा है, ऊपर से पहाड़ से कोई नीचे गिरा, तो वहां पर एक गड्ढा बन जाएगा। इस तरह से वो धंस गया, बर्फ का टुकड़ा क्या हुआ, धंस गया इसमें। अब वो धीरे धीरे बर्फ का टुकड़ा क्या हुआ, गल गया। अब वहाँ क्योंकि बर्फ जब गिरा तो वहाँ पर गड्ढा हो गया, जब बर्फ गलेगी तो वो पानी का रूप ले लेगी। तो इस तरह से जो है एक गड्ढा बन जाएगा। जब वो गलेगा तो पानी उसमें आपको दिखा प्रतीत होगा, अभी जो है भरा आपको दिखेगा। तो इसी को हम टर्न झील कहते हैं। फिर इसमें है फियोर्ड जो है तट। फिर आपका है फियोर्ड तट क्या है, तो फियोर्ड जो है वास्तव में पूर्वकालीन हिमनदियों द्वारा बनाई गई यू आकार की घाटियों का जलमग्न घाटी है ये, ठीक है। ये जो है नॉर्वे, स्वीडन, इस तरह के जो है सागर तल में जो है नीचे ही, और तब यह जो है यहाँ की घाटी जो है हिमानी बर्फ के अधिक विस्तार के कारण सागर तट पर जो उतर आई थी, और बाद में जो है तापमान बढ़ने, बर्फ पिघलने और सागर तट के ऊपर उठने से ऐसी जो है घाटियाँ पानी में डूबकर तट का जो है भाग जो है बन गई। इन्हें ही जो है हम फियोर्ड तट जो है कहते हैं। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। घाटी क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जब हिमनद यानी जो बर्फ होती है, इसका जो नद की मुख्य घाटी के तल में उसके मिलने वाली जो सहायक नदियाँ होती हैं तो अधिक ऊंची होती, तो कुछ जो हिमनद की जो कह सकते हो जो घाटियाँ होती बहुत ऊंची होती हैं, तो इनसे सहायक जो नदियाँ होती हैं, तो सहायक नदियों से आप जब इसको देखोगे तो आपको प्रतीत होगा कि कुछ घाटियाँ जो है लटकती हुई प्रतीत होती, तो इसी को हम लटकती जो है घाटी कहते हैं। फिर इसमें है करस्ट की भू आकृतियाँ क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो करस्ट की हम बात करें तो वे विशिष्ट जो है स्थल आकृति जो घुलनशील चट्टानों व चूना पत्थर और रासायनिक अपक्षय घुलने से बनती है, इसी को हम करस्ट भू आकृतियाँ कहते हैं। यह प्रक्रिया जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर अम्लीय वर्षा के जो है जल से होती है, जो फिर जो है भूमिगत जल रूप में जो है चूना पत्थर को घोलकर सिंकोल, गुफाएं, डोलाइन निक्षेपण से जो है बने, जैसे कि स्टेलाइट और जो है स्टेमाइड जैसी जो है स्थल आकृतियाँ जो है बनती हैं। तो करस्ट भू आकृतियाँ भूमिगत जल निकासी प्रणालियों के विकास का जो है संकेत देती है। तो इसके हम आकृतियों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले भू आकृतियाँ जो हैं करस्ट की, इसके बारे में समझो। तो इससे जो है घुलनशील चट्टानें जैसे कि भू आकृतियाँ जो होती हैं जो करस्ट की, ये जो है मुख्य रूप से चूना पत्थर, डोलोमाइट और जो है जिप्सन जैसे जो है घुलनशील कार्बन जो होती हैं इसी चट्टानों से पर जो है बनती हैं। फिर इसमें अम्लीय वर्षा, जब वर्षा का पानी वायुमंडल के जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अवशोषित करता है तो यह जो है थोड़ा अम्लीय हो जाता है। फिर इसमें है रासायनिक अपक्षय, जब अम्लीय वर्षा भूजल के साथ मिलकर चूना पत्थर जैसे चट्टानों को घोलना शुरू कर देती है, जिससे जो भूमिगत दायरे और गुफाएं बनती हैं। फिर है इसमें जो है भूमिगत जल निकासी, तो यह जो है घुलनशील प्रक्रिया सतही जल को भूमिगत जल प्रणाली में ले जाती है, जिससे जो है कई अनूठे करस्ट भू आकृतियाँ बनती हैं। तो इसकी बहुत सारी भू आकृतियाँ और भी, जैसे कि
जो है जिसको हम डोलाइन कहते हैं, ठीक है, सिंग होल। तो यह जो है आधारशिला के घूमने से बने कटोरे के आकार के जो है सतही गड्ढे होते हैं। ये जो है भूमिगत गुफाओं के ढहने से भी जो है बन सकते हैं। फिर है गुफाएं। ये भूमिगत रूप से बनी गुफाएं का जटिल जाल होता है जो भूमिगत जल निकासी प्रणाली का एक हिस्सा होता है। तो ये सभी इसकी आकृतियां हैं। इसके आपको यहाँ से नाम पता होना चाहिए, जैसे कि धंसती धाराएं। तो ऐसी धाराएं जो है अचानक जमीन के अंदर जो है गायब हो जाती है, जिससे जो है भूमिगत जल निकासी का संकेत मिलता है। इसी को हम धंसती जो है धाराएं कहते हैं। फिर है प्राकृतिक पुल। तो कई बार जो है गुफाएं के जो है ढह जाने पर प्राकृतिक पुल बन जाते हैं जो भूमिगत जो है चैनलों पर बने होते हैं। फिर है स्टे जो है स्टेलेकाइट और जो है स्टेलेमाइट। तो ये जो है गुफाओं के अंदर जो है जमा होने वाला चूना पत्थर के निक्षेपण होते हैं जो छत के जो है लटकते, यानी छत के जो लटकती हुई उसको जो है स्टेले हम जो है कटाइट कहते हैं। फिर फर्श के ऊपर जो उठते हैं उसको हम स्टेलेमाइट कहते हैं। फिर इसमें है अंधी घाटियाँ। ये घाटियाँ होती हैं जब अचानक ज़मीन में गायब हो जाती है। मतलब जो ऐसी घाटियाँ होती हैं जो अचानक से जो है ज़मीन से गायब हो जाती हैं, क्योंकि जो है पानी, जो नदी का पानी है भूमिगत हो जाता है, इसी कारण जो है गायब हो जाती है। इसी को हम अंधी घाटियाँ कहते हैं। फिर इसमें कुछ है और भी घाटियाँ, जैसे कि लेपीज। तो इस प्रकार की जो आकृति है ये करस्ट प्रदेशों के जो है भूमिगत जल द्वारा निर्मित होती हैं और इसमें जो है घोल क्रिया द्वारा चाक क्षेत्र की बड़ी संधियाँ या जो है जोड़ों में गहरी दरारें पड़ जाती है और बीच बीच में जो है अघुलनशील एवं जो है कठोर भाग खड़े रह जाते हैं, या जो है संरचना नुकीली, कांटेदार और बहुत सी विषम जो है धरातल वाली होती है। इस प्रकार के खड़े किंतु पतले कटक स्तंभ के एक रूप एक दूसरे के समांतर होते हैं और एक दूसरे के सक्रिय दरार द्वारा अलग अलग किए जाते हैं। तो इस तरह की आकृति को हम लेपीज कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि वायु द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो वायु के द्वारा जो आकृतियाँ बनती हैं इसको हम समझेंगे। तो वायु के द्वारा निर्मित आकृतियाँ को हम वायु आकृतियाँ कहते हैं, जैसे कि अपर्दन के द्वारा मिट्टी, धूल और रेत का उड़ना, इससे जो आकृतियाँ बनती हैं, और निक्षेपण के द्वारा जैसे कि कणों का जमा हो जाना, इससे जो आकृतियाँ बनती हैं। तो इसमें हम यदि देखा जाए तो वायु के द्वारा अपर्दन से जो भूकृतियाँ बनती है, सबसे पहले जो है वात गर्त, ठीक है, हवा के द्वारा जब ढीली रेत और मिट्टी के कणों को हटा देने से बने छोटे से लेकर बड़े जो गड्ढे होते हैं, इसी को हम वात गर्त कहते हैं। फिर है कि जीव जिन क्या होता है, तो ये जो है मेज के आकार की भूआकृतियाँ होती है जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में हवा के अपर्दन से ये होती हैं। फिर है वेटिफैक्ट्स क्या है, वेटिफैक्टस क्या है, तो ये जो है हवा के घर्षण के कारण जो है पत्थरों की सतह या जो है पालिश का जो है चिकना होना, इसी को हम कहते हैं, ठीक है। वेटिफैक्टस का मतलब होता है हवा के कारण, इसके जब घर्षण के कारण जो पत्थर की जो सतह होती है जब चिकनी हो जाती है, जब उसकी कह सकते हो सतह पॉलिश की तरह दिखने लगती है, तो इसकी हम वेटिफैक्टस कहते हैं। फिर इसमें है वायु के द्वारा निक्षेपण के द्वारा जो भू आकृतियाँ बनती हैं। तो वायु के द्वारा बहुत सारी बनती है, जैसे कि वायु जब होती है, जब जो रेत होती है इसको जब उड़ा ले जाती है तो इससे बहुत सारी आकृतियाँ बनती है, जैसे कि बालू स्तूप। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 100 नोट में। हवा के द्वारा जमी की गई रेत से बनने वाली जो छोटी पहाड़ियाँ जो टीले होती है, इसी को हम बालू का स्तूप कहते हैं। हमने रेगिस्तान में देखा होगा तो बालू की जो रेत होती है जब हवा चलती है तो थोड़ी थोड़ी रेत जो है एक स्थान पर इकट्ठा होने लगती है, ढेर बना देती है, जो है टीले बना देती है, इसी को हम बालू का स्तूप कहते हैं। ये जो है रेगिस्तान में ही अधिकतर आपको देखने को मिलेगी, अदर आपको नहीं देखने को मिलेगी। फिर है बरखान क्या है, अर्ध जो है चंद्राकार या जो है सींगों वाले रेत के ढीले जो टीले हैं जिसका एक सिरा हवा की दिशा में होता है, इसी को हम बरखान कहते हैं। फिर आपका है लोएस, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई बहुत महीन भुरभुरी पीली धूल का जमाव जो उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करता है, इसी को हम लोएस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके आपको लिखना। फिर है बालू का स्तूप क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, जब पवन द्वारा रेत, पवन मतलब होता है हवा, हवा के द्वारा जब रेत जो होता है, जो बालू होता है, इसके जब निक्षेप से निर्मित डिब्बे या स्तूपों को बालू का स्तूप जो है कहा जाता है। इस स्तूपों के आकार तथा स्वरूप में बड़ा अंतर होता है। यद्यपि बालू का स्तूप जो है रेगिस्तान भागों का प्रमुख स्थल रूप है, परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं कि बालू का जो स्तूप है, ठीक है, ये केवल जो रेगिस्तान भागों में ही मिलता है।
जहाँ कहीं भी जो है शुष्क रेत सुलभ होती है तथा पवन इतना शक्तिशाली होता है, उनको जो है निक्षेपित कर स्तूपों का निर्माण कर सके, वहाँ बालका स्तूपों का निर्माण जो है होता है। इस प्रकार बालका स्तूप जो होता है इसका निर्माण शुष्क अर्ध शुष्क भागों के अलावा जो सागर तटीय हैं जो भाग हैं, झीलों के जो रेतीले तट हैं वहाँ भी देखने को मिलती है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसमें हिमनद के द्वारा भू आकृतियाँ जो बनती हैं, हिम मतलब होता है बर्फ़ के द्वारा, जब तो इसमें यू आकार की घाटी बनती हैं, जैसे कि ये समानता जो है गर्त के समान होती हैं तथा यू आकार के होते हैं। अन्य जो है हिम नदीय अपरतन भू आकृतियों की तुलना में इन भू आकृतियों के तल चौड़े हैं तथा जो है किनारे चिकने और जो है खड़े होते हैं। इसमें जो है बिखरे हुए मलबे या जो है मोराइन के आकार में मलबे जो है शामिल हो सकते हैं। मलबे में उपस्थित जो है समानता दलदली होती है। ठीक है, जो हिम होता है ये गर्त को बहुत सारे होते हैं और समुद्र जल से जो है भरे हुए हैं तथा तट रेखाएं बनती हैं और उन्हें जो है इनका जो है रूप जाना जाता है। तो जैसे कि लटकती घाटी, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर आपका है जिसको हम कहते हैं, हाँ इसमें जो आपका दिया हुआ है, फिर इसमें जैसे कि सर्क आपका जो दिया हुआ है, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपको जो है बन सकते हैं। इस सर्क जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये जो सर्क आपका दिया हुआ है इसको जो है टर्न झील के नाम से जाना जाता है। तो ये जो जितनी भी आपकी आकृतियाँ थी मैंने आपको कराया है। फिर आपका तटीय भू आकृतियाँ और भी हैं, 2-3 देख लीजिएगा। जैसे कि समुद्री चट्टानें बनती हैं, समुद्री गुफाएं और भी समुद्री मेहराब, समुद्री ढेर तो ये जो है किसके द्वारा बनती हैं, ये आपकी जो है तटीय भू आकृतियाँ। तटीय क्या होती है, जैसे कि समुद्र के किनारे, नदी के किनारे जो आकृतियाँ बनती है इसी को हम तटीय भू आकृतियाँ कहते हैं। तो इसके द्वारा भी बहुत बनती हैं। समुद्र तट आपका बार, ठीक है, स्पिट हुक, लाइगोन, ये सब चीज़ जो है आकृतियाँ बनती हैं। ठीक है, तो आपको जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिया। आप समुद्री मेहराब क्या है देख लीजिएगा, जैसे कि एक आकार उसमें जैसे कि अब पुल की तरह दिख रहा होगा आपको, तो ये जो है समुद्री मेहराब होता है। तो ज़्यादा कोई मैंने विस्तार से आपको नहीं बताया क्योंकि काफ़ी थ्योरी इसमें थी। मैंने आपको करा दिया है जो महत्वपूर्ण आपकी इसमें स्थलाकृतियाँ थी। ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे, जो भी मैंने आपको कराए हैं वह उसमें से आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बस। ठीक है, अन्य इसकी बहुत ही शीघ्र हम जितनी भी आपकी क्लासें बच रही बहुत ही शीघ्र हम करा देंगे।